हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे 26 मार्च 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि न्यूज़पेपर्स में मेंशन है। प्लस साथ में हमारा टारगेट रहेगा कि एट द एंड हम कुछ एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे और एडिटोरियल भी जो है वो एक एनालाइज करेंगे जो कि द हिंदू में मेंशन है। आज के जो हम करंट अफेयर आज डिस्कस करेंगे आज के द हिंदू में मेंशन है, दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ही डिस्कस कर रहे हैं। टारगेट या अप्रोच की अगर हम बात करें तो हम प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए करंट अफेयर एक साथ डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि हम एक इंटीग्रेटेड अप्रोच को लेकर चल रहे हैं जिसमें हमारा फोकस जो है वो क्विक रिवीजन की तरफ है। सोर्सेज की अगर हम बात करें न्यूज़पेपर्स में द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, और गवर्नमेंट साइट्स में अगर हम बात करें तो पीआईबी प्लस ऑल इंडिया रेडियो को हम जो है वो फॉलो कर रहे हैं। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। प्लस चेक कर सकते हैं हमारे इनिशिएटिव्स ऑन यूट्यूब जिसमें हम करंट अफेयर के रिगार्डिंग अगर बात करें तो 1 ईयर के करंट अफेयर को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। प्लस आपको जनरल स्टडीज़ के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो हमने पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री ऑलरेडी कवर कर दी है। देन अभी हम जो है वो इंडियन इकोनॉमी को डिस्कस कर रहे हैं जिसकी वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे कलीजियम सिस्टम के बारे में। देखो न्यूज़ में चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू, जैसा अभी रिसेंटली इलाहाबाद जो हाई कोर्ट के जज है उनको जो है वो ट्रांसफ़र किया गया, तो उसके बाद जो है वो फिर कलीजियम सिस्टम अगेन न्यूज़ में आ जाता है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों ने कहा है कि कलीजियम सिस्टम में रिफॉर्म करने चाहिए, और गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स पहले एक बार किए भी थे विद रिस्पेक्ट टू अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। तो इसमें अगर हम बात करें तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो है वो सरकार ने बनाया था, ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है वो स्टक डाउन कर दिया था कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वॉलेट कर रहा है जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को। कलीजियम सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसका एवोल्यूशन जो है वो 3 जजेस केस में हुआ है, इंपॉर्टेंट रहता है। पहला जज केस 1981 का था, ठीक है, उसमें कहा था कि जो कंसल्टेशन सुप्रीम कोर्ट से की जा रही है विद रिस्पेक्ट टू अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, तो वो जो है वो कंकरेंस नहीं है, ठीक है, वो बाइंडिंग नहीं होगी। लेकिन उसके बाद 1993 में जो सेकंड जज केस आया उसमें कहा कि कंसल्टेशन मींस कंकरेंस की परमिशन लेन की जो रिकमेंडेशन दी जा रही है वो जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को माननी पड़ेगी विद रिस्पेक्ट टू द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस या हाई कोर्ट जजेस। तो ये पहला दूसरा पॉइंट हो गया। उसके बाद थर्ड जज केस आया था जिसमें ये कहा था थर्ड जज केस में कि जो अभी ये जो कंसल्टेशन है ना, ये जो है वो सीजीआई और 2 सीनियर मोस्ट जज तक ही नहीं होगी, यहाँ पर एक जो है वो मल्टी मेंबर बॉडी होगी। तो फिर जो है वो कोलिजियम सिस्टम बनता है 4+1। तो इसमें एक सीजीआई होंगे और अगर हम बात करें 4 जो है उसमें जजेस होंगे जो रेकमेंड करेंगे नेम्स फॉर अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर ऑफ जजेस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो दैट्स यहाँ से इस तरह से जो है वो कलीजियम सिस्टम इवॉल्व होता है। तो अभी जिस तरह से ट्रांसफ़र किया गया है तो ये फिर जो है वो कंसर्न रेज करता है विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसपेरेंसी ऑफ अपॉइंटमेंट। और हमें याद रखना है कि आर्टिकल 124 जो है वो लिंक करता है अपॉइंटमेंट ऑफ जुडिशरी इन द सुप्रीम कोर्ट, और अगर हम बात करें आर्टिकल 217 जो है वो लिंक करता है जजेस की अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र इन हाई कोर्ट्स। हाई कोर्ट की जब जजेस की अपॉइंटमेंट या ट्रांसफ़र करनी है तो उस केस में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो कंसल्ट करते हैं गवर्नर के साथ, जो स्टेट का गवर्नर है, प्लस साथ में कंसर्न करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो ये भी आपको याद रखना है, प्रीलिम्स में डायरेक्ट इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। देन उसके बाद नेक्स्ट है बैटल ऑफ पानीपत के बारे में बताया गया है। और अभी क्या है, देखो ये तो सिर्फ एक पॉलिटिकल कंसेप्ट हो गया, लेकिन हमें बैटल ऑफ पानीपत को पढ़ लेना है। तो 1761 में जो है वो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी। पानीपत के 3 युद्ध हो रखे हैं, ठीक है, और पानीपत ही क्यों ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और यूपीएससी में ऑलरेडी क्वेश्चन एक बार बन भी रखा है कि वाई पानीपत, इतनी इंपॉर्टेंट बैटल्स पानीपत में हुई है। तो पहली जो बैटल हुई थी 1526 में। अगर हम बात करें बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, ठीक है, जिसका रिजल्ट बाबर की विक्ट्री थी और मुगल एम्पायर भारत में शुरू होता है। फिर उसका सेकंड बैटल आती है 1556 में, अकबर वर्सेस हेमचंद्र। अकबर वर्सेस हेमचंद्र, और हेमचंद्र की जो यहाँ पर अगर हम बात हेमचंद्र और दूसरी साइड जो अकबर थे उनकी जो आर्मी थी, ये जो मिलिट्री जो मुगल आर्मी थी उसको कौन लीड कर रहा था, बैरम खान। तो ये भी आपको याद रखना है। उसका थर्ड बैटल जो आती है दैट इज बैटल ऑफ पानीपत 1761, ठीक है। यहाँ पर मराठास का राइज हुआ है, ठीक है। तो मराठास वर्सेस अहमद शाह अब्दाली। जो मराठास थे उन्होंने जो दिल्ली का जो मुगल एम्परर था उसको अपने पास रखा था कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपको डरने की जरूरत नहीं, आप चौथ और सरदेश मुखी हमें पे करते रहो। तो मराठास अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए जो है वो दिल्ली को प्रोटेक्ट करने के लिए पानीपत में जाते हैं, और वहाँ पर वो अहमद शाह अब्दाली को जो है वो मतलब इसमें नो डाउट रिजल्ट जो है वो मराठास की डिफीट रहती है। लेकिन मराठास की डिफीट का मतलब ये नहीं हो कि अब्दाली पूरा सक्सेसफुल रहा। अब्दाली उसके बाद फिर उतनी स्ट्रांग उतनी पावरफुल रेड्स नहीं कर पाया इंडिया पर या दिल्ली पर उस टाइम उसके बाद। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है इंडिया। ये नितिन गडकरी जी ने कहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। उन्होंने कहा है कि इंडिया लूज 3% ऑफ जीडीपी टू रोड एक्सीडेंट। रोड एक्सीडेंट में जो है वो 3% ऑफ जीडीपी जो है वो लॉस होता है, याद रखना 3%। और इसमें ये कहा है उन्होंने कि अराउंड 5 लाख रोड एक्सीडेंट जो है वो एनुअली होते हैं। हर साल कितने एक्सीडेंट होते हैं,
5 लाख के करीब रोड एक्सीडेंट हर साल होते हैं और 3% जो जीडीपी का लॉस होता है उन्होंने कहा। और इसमें उन्होंने ये भी कहा कि 1.8 लैक्स, ठीक है, अब हम इसको या इसको हम कह सकते हैं, ठीक है, 1,88,000 जो डेथ होती है ना लोगों की रोड एक्सीडेंट में, वो 18 से 45 साल के बीच में है। और इसमें भी अगर हम बात करें कि 10,000 जो है वो बच्चे हैं जिनकी डेथ होती है, 18 साल से कम है जिनकी डेथ होती है रोड एक्सीडेंट में हर साल। और इवन यहाँ पर सरकार ने ये भी कहा है कि 25,000 रुपये जो है वो रोड एक्सीडेंट में जो है वो किसको दिए जाएंगे, जो जो उनके फैमिली वाले हैं उनको। नेक्स्ट उसके बाद है सुप्रीम कोर्ट ने अभी, ये जो टॉपिक है ये लिंक करता है, सुप्रीम कोर्ट कंसीडर क्वेश्चन ऑफ टाइमलाइन फॉर स्पीकर टू डिसाइड डिफेक्शन। एंटी डिफेक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो डिस्क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो 2 पर्सन डिस्क्वालिफिकेशन करते हैं। एक तो डिस्क्वालिफिकेशन की जाती है स्पीकर के द्वारा और दूसरी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो डिस्क्वालिफिकेशन करते हैं वो इलेक्शन प्रैक्टिसेस के रिगार्डिंग रहता है कि कोई मल प्रैक्टिस हो रखी है तो उसको जो है वो फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिमूव कर देंगे। और एंटी डिफेक्शन के केस में जो 10th शेड्यूल में हम बात करें तो स्पीकर के पास पावर होती है। और ये 10th शेड्यूल जो है वो 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में आया था। 1985 में आया था, याद रखना, 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में जो है वो आपका जो है वो एंटी डिफेक्शन का जो है वही कानून। और दल बदल सरकार से इसको हम याद कर सकते हैं कि अगर कोई एक पार्टी से इलेक्शन जीतने के बाद दूसरी पार्टी को जो है वो ज्वाइन कर ले तो देन उसकी जो पार्टी सीट है वो वैकेंट हो जाएगी, उसके ऊपर डिफेक्शन लग जाएगा। तो ये पावर जो है वो स्पीकर के पास होती है, ये भी ध्यान में रखना है हमें। देन उसके बाद नेक्स्ट है मनरेगा के बारे में है ये। तो मनरेगा वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है और कोविड-19 के टाइम पे अगर हम बात करें तो मनरेगा ने जो है वो बहुत सारे लोगों को जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करी। अब कैसे देखो, हम ये मानते हैं कि जो अनस्किल्ड लेबर है वो जनरली क्या है, माइग्रेशन की वजह से एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहे हैं, मतलब काम करने के लिए एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहे हैं। तो कोविड-19 लॉकडाउन लग गया तो वो लोगों की वापसी होगी, तो अपने घर में आए जब, तो उनको वहाँ पर सरकार ने काम प्रोवाइड किया, दैट इज़ थ्रू द मनरेगा। तो दैट्स वाई मनरेगा बहुत इंपॉर्टेंट है। एज एन सिग्निफिकेंस आप इसको लिख सकते हैं। मनरेगा इंट्रोड्यूस 2005 में हुई थी अंडर राइट टू वर्क, ठीक है। ये राइट टू वर्क के अंदर 2005 में इंट्रोड्यूस हुई थी। सरकार का टारगेट था कि गारंटी जो है वो एक तरह से वर्क देंगे रूरल एरियाज़ में, जो रूरल सिटीजन है उनको जो है वो रोज़गार प्रोवाइड करेंगे और मिनिमम 100 डेज़ का जो है वो गारंटी वर्क प्रोवाइड किया जाएगा। और इसमें एज जो चाहिए वो 18 चाहिए और रूरल हाउस होल्ड होनी चाहिए और विलिंग होनी चाहिए, विलिंग टू डू अनस्किल्ड वर्क करने की जो विलिंग होनी चाहिए। और ऐसा कहा जाता है एज़ पर द रिपोर्ट कि अराउंड 15 मिलियन पीपल जो है वो मनरेगा एक्टिविटीज़ में एंगेज्ड है। और मनरेगा में ट्रांसपेरेंसी को लेकर, फंड एलोकेशन को लेकर, ठीक है, पेमेंट में जो डिले हो रहा है, आधार बैंक लिंकेज के जो इशू रहते हैं, इसकी वजह से मनरेगा काफ़ी न्यूज़ में रहता है। उसके बाद नेक्स्ट है कमेटी ऑन साइमल्टेनियस पोल गेट एक्सटेंशन। सबसे पहले देखो, फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी की कमेटी के अंडर एक कमेटी बनाई गई थी जिसने रेकमेंड किया था कि लोकसभा और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उन दोनों के इलेक्शन एक साथ हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। देन उसके बाद पार्लियामेंट्री जो हमारी कैबिनेट है उन्होंने क्या किया था कि पार्लियामेंट्री कमेटी को जो है वो ये भेज दिया था स्टडी करने के लिए कि ऐसा पॉसिबल है, कब तक है, क्या चेंजेस चाहिए, कौन से अमेंडमेंट करने हैं। तो अभी रिसेंटली लोकसभा में इन्होंने कहा है कि हमें, जो लोकसभा ने क्या किया है कि जो टेन्योर है ना पार्लियामेंट्री जो कमेटी है जो कि पूरा का पूरा साइमल्टेनियस इलेक्शन के जो बिल्स है उसको स्टडी कर रही है, उसको जो है वो उसका टेन्योर एक्सटेंड कर दिया। तो दैट मीन्स अभी अगेन जो है वो एक्सटेंशन यहाँ पर देखा गया। और ये कमेटी में अगर हम बात करें तो 39 मेंबर्स हैं, ठीक है, याद रखना इस कमेटी में कितने मेंबर्स हैं, 39 मेंबर्स है जो आपको याद रखने हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है ये जो क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ रिगार्डिंग द एडिटोरियल। और एडिटोरियल एनालिसिस में ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि लिंक करता है इन हाउस इंक्वायरी कंडक्टेड। मतलब अगर हम बात करें नॉर्मली कि रिसेंटली अगर हम बात करें तो एक इंसिडेंट हुआ कि एक जज के घर पे आग लगी और फिर वहाँ पे कुछ पैसे जल गए, ठीक है, स्टोर रूम में। तो उसके रिगार्डिंग फिर सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी अपॉइंट करी, कितना पैसा कहाँ से आया। तो ये सभी के रिगार्डिंग फिर एडिटोरियल है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये एडिटोरियल एक फॉर्मर IAS ऑफिसर ने लिखा है तो इसलिए भी जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जब भी आपको एडिटोरियल पढ़ते हैं तो कोशिश कीजिए कि उसकी जो जिस्ट है, समरी है, उसको पहले पढ़ लो ताकि प्रॉपर एक आइडिया लग जाए कि एडिटोरियल में लिखा क्या है, फिर हमारा माइंड उसी तरह से वर्क करेगा। तो ये भी एक तरीका हो सकता है एज अ बिगिनर, जब आप शुरुआत कर रहे हो तो आप एक समरी को पहले पढ़ लो, देन उसके बाद क्या करो, फिर एडिटोरियल को पढ़ना शुरू करो। तो उससे क्या है कि हमारे पास एक ऑलरेडी माइंड मैप जो वो बन जाएगा कि किस तरह से जो है वो कहाँ से क्या जो है वो कंसेप्ट लिंक हो रहा है। तो देखो इसमें अगर हम बात करें कि ये जो एडिटोरियल एनालिसिस हम करेंगे जब, तो इसमें अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो है वो सेटअप किया है एन इन हाउस कमेटी टू इन्वेस्टिगेट एलिगेशंस ऑफ मिसकंडक्ट अगेंस्ट द जस्टिस यशवंत वर्मा।
जस्टिस यशवंत वर्मा के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है वो जो भी एलिगेशंस लगे हैं उसके लिए जो है वो इन प्रॉपर इंक्वायरी के लिए इन हाउस जो है वो कमेटी बनाई है। हमारे लिए सिर्फ ये कमेटी, इन हाउस कमेटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पहला पॉइंट। उसके बाद हम समझेंगे कि क्या जो है वो सोल्यूशन रह सकते हैं, क्या जो है वो स्ट्रेटजी फॉलो की जा सकती है, और एट द एंड समरी भी एक प्रॉपर जो है एनालाइज करेंगे। तो देखो हुआ क्या कि फायर इंसिडेंट हुआ उनके घर पे, ठीक है, उनके रेजिडेंस पे, और उससे क्या हुआ कि बर्न्ड कैश मिला है, कुछ जला हुआ पैसे यहाँ पर मिले हैं। तो उससे फिर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट ने कंडक्ट करी, ठीक है, और उसके बाद डीप इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी। अब यहाँ पर जो कमेटी बनाई गई है वो 3 मेंबर कमेटी है इन हाउस, जो हमें समझना है, ठीक है। देखो क्या हुआ, घर पे आग लगी, रेजिडेंस पे आग लगी और स्टोर हाउस में पैसे जल गए। फिर इंक्वायरी कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बिठा दी कि भाई ये एलिगेशंस लगे तो पैसा कहाँ से आया, तो इंक्वायरी कमेटी बन गई। अब ये इंक्वायरी कमेटी इन हाउस बनी है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के अंडर ही। अब यहाँ पर क्या है कि इन हाउस जो इंक्वायरी कमेटी होती है, ये होती क्या एक्चुअल में, कि एक कॉन्फिडेंशियल इंटरनल मैकेनिज्म है। ये क्या है, एक कॉन्फिडेंशियल इंटरनल मैकेनिज्म है, ठीक है, जो कि एड्रेस करेगा जितने भी एलिगेशन है एलिगेशन ऑफ मिसकंडक्ट अगेंस्ट द जजेस ऑफ हायर कोर्ट। तो जजेस ऑफ हायर कोर्ट्स के अगेंस्ट कोई भी एलिगेशन रहता है उसको प्रॉपर जो है वो इंक्वायरी करने के लिए इन जो है वो इन हाउस की कमेटी बनाई जाती है। मतलब जो जजेस है उन्हीं में से जो है वो 3 मेंबर्स जो है वो इस कमेटी के मेंबर होंगे और फिर वो प्रॉपर पूरी इंक्वायरी करेंगे। तो यहाँ पर सीजीआई ने फिर अपॉइंट करी है इन्वेस्टिगेशन के लिए कमेटी, और साथ में कहा है कि वो अगर कोई भी एक्शन रहता है उसको रिकमेंड करे। अगर मिसकंडक्ट प्रूव हो जाता है तो जज को जो है वो फिर क्या करना पड़ेगा, रिज़ाइन करना पड़ेगा, या फिर इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग हो सकती है। और इम्पीचमेंट की पावर किसके पास होती है, ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जजेस के। देन उसके बाद इंक्वायरी की क्या प्रोसेस रहती है, तो प्रिलिमिनरी जो ऑप्शन रहता है चीफ जस्टिस के पास, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न कोर्ट, ठीक है, कंडक्ट एन इनिशियल प्रोब एंड रिपोर्ट्स टू द सीजीआई। वो इनिशियल प्रोब बताएंगे और सीजीआई को रिपोर्ट करेंगे। उसके बाद देखो इन हाउस कमेटी जो बना दी गई है 3 मेंबर की, और यूजुअली सुप्रीम कोर्ट के जजेस इसमें होते हैं। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी, इन्वेस्टिगेशन के बाद रिकमेंडेशन होगी। अगर ठीक है यहाँ पर मिसकंडक्ट प्रूव होता है तो वॉलेंट्री उनको रिजाइन करने के लिए कहेंगे, वॉलेंट्री रिटायरमेंट के लिए कहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर नहीं मानते तो फर्दर एक्शन होगा। जजेस जो है वो अगर रिफ्यूज़ करते हैं वॉलेंट्री रिटायरमेंट के लिए तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर आर इन्फॉर्म्ड, और उसके बाद इम्पीचमेंट जो है वो इनिशिएट होगी पार्लियामेंट में। तो ये भी आपको याद रखना है। देन चैलेंजेस क्या है यहाँ पर, ठीक है, जो हमें चैलेंजेस एसोसिएट कर रहे हैं इसके साथ। तो इसमें पहला आता है कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। इन हाउस कमेटी बनेगी, उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी तो है नहीं, जजेस के ही, उसमें कोई गवर्नमेंट का मेंबर नहीं है, तो ये भी एक कंसर्न रेज होता है। और इसमें यह भी कहा गया है कि इन हाउस जो इंक्वायरीज होती है बहुत कॉन्फिडेंशियल होती है, ठीक है, और पास्ट केसेस शो करते हैं कि जजेस फाउंड गिल्टी हैव नॉट फेस्ड क्रिमिनल एक्शन, ठीक है, जो गिल्टी हो उनको नॉट फेस्ड क्रिमिनल एक्शन, कोई क्रिमिनल एक्शन नहीं हुआ है। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि हमें एक इंडिपेंडेंट बॉडी की ज़रूरत है, ठीक है, लाइक जैसा कि यूएस में है, यूके में क्या है, ठीक है, अनलाइक द यूके इंडिया लैक जुडिशियल कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, ठीक है, टू ओवरसी जुडिशियल मिसकंडक्ट केसेस। तो यूके में क्या सिस्टम है कि वहाँ पे जुडिशियल कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिस है, लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो हमें जो है वो रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। हमें एक इंडिपेंडेंट जो है वो बॉडी चाहिए जो कि मिसकंडक्ट को, जजेस के मिसकंडक्ट के जितने भी केसेस है उसको प्रॉपर जो है वो इन्वेस्टिगेट करें। देन उसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि रिविजिटिंग द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। तो ये भी आ गया, क्यों, क्योंकि जो जिस तरह से उनको ट्रांसफ़र किया गया है तो उसकी वजह से जो नेशनल जो कलीजियम सिस्टम है वो भी न्यूज़ में आ जाता है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है उसको जो है वो एक तरह से रिविजिट करना चाहिए, जो कि लिंक करता है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के साथ। और 2015 में जो है उसको जो है वो गवर्नमेंट लेकर आई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टक डाउन कर दिया था। 2014 में लेकर आई थी सुप्रीम कोर्ट ने, फिर इसको स्टक डाउन कर दिया था। और यहाँ से उन्होंने कहा था कि ये जो है वो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, जुडिशियल इंडिपेंडेंस को इफेक्ट करता है, दैट्स वाई इट डिक्लेयर एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। देन उसके बाद कॉलेजियम सिस्टम में भी इशू रहते हैं, उसमें भी जो है वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ठीक है, नो क्लियर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। तो इसलिए भी जो है वो रिफॉर्म्स की बात जो है वो यहाँ पर की गई है। अब एट द एंड एक समरी जो है वो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें, इन शॉर्ट क्लियर समझते हैं, ठीक है, किसी जज के घर में आग लगी, ठीक है, फायर इंसिडेंट हुआ, और उसके बाद क्या हुआ है कि यहाँ पर, ठीक है, जो अब हम अगर नॉर्मली बात करते हैं कि फायर इंसिडेंट हुआ और सीजीआई ने फिर एक इन हाउस कमेटी अपॉइंट कर दी अगेंस्ट जस्टिस यशवंत वर्मा। देन उसके बाद क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इस प्रोसेस को, मतलब सुप्रीम कोर्ट की जो इंक्वायरी ये जो रहती है कमेटी, ये इन हाउस कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि हमें ट्रांसपेरेंट इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म को फॉलो करना है, ताकि जो है वो हम जो है वो एक तरह से जुडिशरी को मोर ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बना सके। और जुडिशरी जो है वो फिर, क्योंकि हमारा जो फेथ है, लोगों का जो फेथ है वो भी जुडिशरी में बना रहे, ये भी इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट रहता है। और कोलिजियम सिस्टम में भी रिफॉर्म्स के लिए बात की जा रही है, तो यहाँ पर नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो है वो अगेन न्यूज़ में आ जाता है। एक ये पॉइंट हो गया। सेकंड उसके बाद कि हमें जो मिसकंडक्ट है उसके रिगार्डिंग एक अलग से जो है वो कमेटी होनी चाहिए, अलग से एक ऑर्गेनाइजेशन, अलग से एक जो है वो बॉडी होनी चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद जो टॉपिक रहेगा दैट इज़ रिगार्डिंग द फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल की अगर हम बात करें तो ये क्रूशियल पार्ट है यूनियन बजट का, जो कि इंट्रोड्यूस हर साल होता है आफ्टर द बजट, या बजट के टाइम पे इंट्रोड्यूस होता है हर साल। और ये जो है वो इंप्लीमेंट करता है गवर्नमेंट के फिजिकल प्रपोजल्स को, कि गवर्नमेंट कितना पैसा कहाँ खर्च करेगी, वो सभी को जो है वो इंप्लीमेंट करता है एक तरह से। और इसमें अगर हम बात करें फिर टैक्सेशन, एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एडजस्टमेंट के रिगार्डिंग जो है वो पूरी की पूरी डिटेल मैंशन होती है, जो कि अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए रहती है। आर्टिकल 1110 ए जो है वो जो हमारे संविधान का है वो फाइनेंस बिल को जो है वो ये कहा गया है कि फाइनेंस बिल जो है वो प्रेजेंट किया जाएगा अलॉन्ग विद बजट के साथ जो है प्रेजेंट किया जाता है। और इसमें अगर हम बात करें कि दो तरह के जो फाइनेंस बिल होते हैं, आर्टिकल 117 ठीक है 117(1) में जो है वो फाइनेंस बिल 1 के बारे में मैंशनड है, ठीक है। और आर्टिकल 1173 में जो है वो 117(3) में जो है वो फाइनेंस बिल 2 के बारे में मैंशनड है। तो दोनों में आपको जो सिमिलैरिटी याद रखनी है कि ये कि प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए, ठीक है, इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा, ठीक है। पहला याद रखना कि जो फाइनेंस बिल 1 है वो इंट्रोड्यूस होगा ओनली इन लोकसभा विद प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन। सेकंड फाइनेंस बिल के बारे में याद रखना कि वो किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन इसके लिए प्रेसिडेंट की जो पीरियड परमिशन है वो चाहिए, ठीक है। इट रिक्वायर्ड प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन फॉर इंट्रोडक्शन, ठीक है, या बिफोर इंट्रोडक्शन। और अगर हम बात करें फाइनेंस बिल 1 के बारे में, वो सिर्फ लोकसभा में ही आएगा, ठीक है। और जो फाइनेंस बिल 1 है वो सिमिलर प्रोविजंस कंटेन करता है मनी बिल के साथ में, लेकिन ये लेजिस्लेटिव प्रोविजंस भी इंक्लूड होते हैं इसमें अदर, ठीक है। और ये याद रखना है कि सेम प्रोसीजर फॉलो किया जाता है जो कि ऑर्डिनरी बिल के लिए फॉलो किया जाता है, एक्सेप्ट जो इंट्रोडक्शन होती है। तो इंट्रोडक्शन के लिए जो प्रेसिडेंट की जो वो रिकमेंडेशन चाहिए, बाकी सिमिलर प्रोसेस रहता है विद जैसा कि ऑर्डिनरी बिल के लिए होता है। वहीं फाइनेंस बिल 2 की अगर हम बात करें तो ये जो है वो डज नॉट कंटेन मनी बिल प्रोविजंस, मनी बिल प्रोविजंस को कंटेन नहीं करेगा, बट अफेक्ट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो उसको एक्सपेंडिचर इफेक्ट करता है, दैट्स वाई जो है वो ये जो है वो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बिना इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। ये भी आपको याद रखना है एक पॉइंट। और सेकंड जो आपको यहाँ पर ये जो मतलब क्लियरली जो आपको याद रखना है वो ये कि जो फाइनेंस बिल 1 है वो मनी बिल के प्रोविजंस को भी कंटेन करता है, प्लस साथ में अदर लेजिस्लेटिव प्रोविजंस भी जो है वो इंक्लूड करता है। प्रोसेस रहेगी ऑर्डिनरी रहेगी, बट लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन जरूरी होती है और लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा। मनी बिल के बारे में बात करते हैं जो कि आर्टिकल 110 में मेंशन्ड है। और मनी बिल, ठीक है, जो अगर हम बात करें जो मनी बिल क्या होता है कि जो प्रोविज़न कंटेन कर रहा है टैक्सेशन के साथ, ठीक है, बोरिंग ऑफ मनी बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, या फिर एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आपको जो भी पैसा निकालना है उसके लिए भी मनी बिल इंट्रोड्यूस होता है। देन उसके बाद स्पीकर के पास ये पावर होती है, वो डिसाइड करते हैं कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, और उनकी जो अथॉरिटी होती है, डिसीजन होता है, वो फाइनल होता है। राज्यसभा में मनी बिल नहीं इंट्रोड्यूस हो सकता, राज्यसभा ना तो मनी बिल रिजेक्ट कर सकती है और ना तो अमेंड कर सकती है, वो जस्ट थोड़ी सी रिकमेंडेशन में जो है वो दे सकती है, और इट डिपेंड ऑन लोकसभा कि वो रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। तो मनी बिल और फाइनेंस बिल के बीच में डिफरेंस भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि डिफरेंस भी जो है वो काफ़ी बार क्वेश्चन में बन जाता है। तो डेफिनेशन अगर हम बात करें तो मनी बिल कंटेन करता है ओनली प्रोविजंस दैट इज रिलेटेड टू द टैक्सेशन, बोरिंग एंड एक्सपेंडिचर, वाइल फाइनेंस बिल जो है वो टैक्सेशन और अदर फाइनेंशियल मैटर से भी लिंक करता है। मनी बिल की इंट्रोडक्शन जो है वो लोकसभा में होती है और प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पर होती है ओनली, लेकिन फाइनेंस बिल में अगर हम बात करें तो ओनली इन लोकसभा, ठीक है। फाइनेंस बिल 1 जो है वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा और फाइनेंस बिल जो है वो 2 किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है। दोनों के लिए प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन जरूरी होती है। राज्यसभा का रूल अगर हम बात करें तो मनी बिल के केस में ओनली रिकमेंडेशन जो है वो दे सकता है, लेकिन जो है वो लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको एक्सेप्ट करना या नहीं। वहीं फाइनेंस बिल के केस में अगर हम बात करें तो सजेशंस दे सकता है, अमेंडमेंट जो है वो हो सकती है, बट लेकिन रिजेक्ट भी कर सकता है बिल, लेकिन सेकंड केस में, सेकंड फाइनेंस बिल को, जो कि राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है। देन उसका जॉइंट सिटिंग की अगर हम बात करें तो मनी बिल के केस में अलाउ नहीं होती है, लेकिन अगर हम बात करें फाइनेंस बिल के केस में तो यहाँ पर जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन होता है अगर कोई डेडलॉक क्रिएट हो जाए। देन उसके बाद आपको एक क्वेश्चन छोटा सा है जिसको हम समझ सकते हैं, दैट इज़ ये इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंस बिल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में भी हमने बात कर ली। तो यहाँ पर आता है कि कैन द राज्यसभा रिजेक्ट द फाइनेंस बिल, क्या राज्यसभा फाइनेंस बिल को रिजेक्ट कर सकती है? तो यहाँ पर याद रखना, नहीं, रिजेक्ट नहीं कर सकती, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद देन हम बात करेंगे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में। काफ़ी समय बाद जो है वो ये न्यूज़ में आई है, लास्ट ईयर का हम बात करें तो काफ़ी न्यूज़ में थी, तो अभी जो है वो 5 साल, अभी काफ़ी समय बाद जो है वो ये न्यूज़ में आई है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक इंटर गवर्नमेंटल पॉलिसी मेकिंग और स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है, ठीक है, जो कि डेडिकेटेड है कम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग केसेस और टेररिस्ट फाइनेंसिंग।
जो पैसा मनी लॉन्ड्रिंग में जा रहा है और जो टेररिस्ट फंडिंग के लिए जो पैसा जा रहा है उसके लिए, उसके आगे उसको रोकने के लिए जो लड़ाई लड़ रही है, दैट इज़ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसको बनाया गया है 1989 में ड्यूरिंग G7 समिट। कहाँ पर हुआ था समिट? पेरिस में। इंपॉर्टेंट 2000 पहले तो सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में जो है वो इन्वॉल्व थी, लेकिन उसके बाद जो है वो टेररिस्ट फाइनेंसिंग के केसेस को भी इन्होंने एड्रेस करना शुरू कर दिया। इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है, फ्रांस, याद रखना, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। और पेरिस में इस बार AI समिट हुआ था, जिसको को होस्ट जो है वो किसने किया था? इंडिया ने किया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो फ्रांस गए थे। तो इसमें देखो मेंबर्स की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट इसमें जो है वो 39 मेंबर्स है। इंडिया भी इसका जो है वो पार्ट है। यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, चाइना, सऊदी अरेबिया, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, यूरोपियन यूनियन, ये कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर्स है। भारत इसका मेंबर है। और इसमें जो है वो अगर हम बात करें तो 180 के अराउंड जो है वो एफिलेटेड कंट्रीज है इसमें वर्ल्ड वाइड। अगर हम बात करें, इंडिया जो है वो 2010 में मेंबर बना था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का। अगेन दिस इज़ इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो आपको याद रखना है कि इसमें जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके ना दो लिस्ट आती है, एक ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। ये दो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लैक लिस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें वो कंट्रीज़ हो जाएगी जो सपोर्ट कर रही है टेरर फंडिंग को, मनी लॉन्ड्रिंग केसेस को, ठीक है, तो इनको ब्लैक लिस्ट कर देते हैं कि ये पक्का सपोर्ट कर रही है। उसके बाद ग्रे लिस्ट में अगर हम बात करें तो ये सेफ हेवन की तरह माना जाता है, जो कि सपोर्ट कर रहा है टेरर फंडिंग को और मनी लॉन्ड्रिंग को, और एक तरह से वार्निंग जो है वो यहाँ पर दी जाती है। तो ग्रे लिस्ट वालों को वार्निंग दे दी और ब्लैक लिस्ट वालों को कंप्लीट जो ब्लैक लिस्ट कर दिया। अब इसका इम्पैक्ट क्या रहता है? देखो 3 कंट्रीज़ की अगर हम बात करें, नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार, इनको जो है वो ब्लैक लिस्ट किया हुआ है अभी। ब्लैक लिस्ट का मतलब ये हो गया कि अब कोई फाइनेंशियल एड नहीं मिलेगी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूरोपियन यूनियन, ये कोई पैसा नहीं देंगे। इन्होंने कहा कि आप ऑलरेडी जो है वो टेरर को सपोर्ट कर रहे हो, टेरर को फंड कर रहे हो, और अगर हम आपको पैसा देते हैं तो हो सकता है कि आप उस पैसे को भी जो है फर्दर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए जो वो यूज़ करो, तो इसलिए आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हक्की पक्की ट्राइब। हक्की पक्की ट्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेमी नोमैडिक जो वो ट्राइब है, कहाँ पर है? कर्नाटका में। मेजर ट्राइबल ग्रुप जो है वो कर्नाटका का इसको माना जाता है। हकी का मतलब हो गया कन्नडा में अगर हम बात करें तो बर्ड, और पक्की का जो मतलब हो गया दैट इज़ कैचर्स। तो ये क्या है? बर्ड कैचर है, बर्ड कैचर एंड हंटर्स है, जो कि मोस्टली आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे? कर्नाटका में, वेस्टर्न घाट पे। और ये जो है वो फॉरेस्ट एरियाज़ में, वेस्टर्न घाट का जो एवरग्रीन रीजन है वहाँ पर ये आपको देखने को मिलते हैं। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग जो इनकी पॉपुलेशन है वो 11,892 के अराउंड है, ठीक है, जो आपको याद रखना है। और महसूरू रीजन, ठीक है, जो मेन रीजन है तिनका, और कोलार रीजन यहाँ पर रहते हैं, और इनको शेड्यूल्ड ट्राइब जो है वो रिकोगनाइज किया जाता है। हकी पक्की की जो लैंग्वेज है, मदर टंग अगर हम बात करें तो उसको जो है वो वागरी जो है वो डिस्क्राइब किया गया है स्कॉलर्स के थ्रू। और यूनेस्को ने लिस्ट किया है वगरी को एज एन एंडेंजर्ड लैंग्वेज। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को ने यूनेस्को ने इसको क्या लिस्ट किया है? एंडेंजर्ड लैंग्वेज जो है वो लिस्ट किया है। और अदर लैंग्वेजेस की अगर हम बात करें तो कन्नडा, तेलुगु, तमिल और हिंदी जो है वो लोग बोलते हैं, ठीक है। और इनके अगर हम ट्राइबल कस्टम्स की बात करें तो ये जो है वो मतलब हिंदू जो भी ट्रेडिशंस रहते हैं उनको फॉलो करते हैं। और अगर हम बात करें तो एंडोगैमी जो है वो यहाँ पर प्रैक्टिस की जाती है। और ट्राइब्स जो है वो क्रॉस कजन मैरिजेस को जो है वो प्रेफर करती है। प्लस यहाँ पर मैट्रियार्चल सिस्टम फॉलो किया जाता है, जिसमें ग्रूम को जो है वो डॉवरी देनी पड़ती है टू द ब्राइड्स फैमिली, जो आपको याद रखना है। और एल्डेस्ट सन जो है वो इन अ फैमिली इज़ नॉट सपोज टू कट हेयर हिज हेयर्स सो दैट ही कैन आइडेंटिफाई ईजिली। तो जो एल्डेस्ट सन है वो अपने बाल नहीं काटता है। उसका नेक्स्ट है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। बहुत समय बाद ये भी न्यूज़ में आई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो इससे क्या है कि करंट बेस्ड स्टैटिक जी के हमारी कवर हो जाती है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो है वो बिहार में जो है वो सिचुएटेड है, अराउंड द नियर द या अलॉन्ग द गंगा बैंक, गंगा नदी के किनारे जो है वो विक्रमशिला है, जिसको बनाया है किंग धर्मपाल ने बनाया है इसको। और ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करता है? पाला डायनेस्टी से, 8th थ्रू 9th सेंचुरी के बीच में, ठीक है। और इंपॉर्टेंट है, ये बनाई गई थी इसलिए क्योंकि जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उसका डिक्लाइन शुरू हो गया था। इन रिस्पॉन्ड टू डिक्लाइन ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा भी जो है बिहार में है। जो ये शिला यूनिवर्सिटी है अगर हम बात करें तो ये तांत्रिक बुद्धिज़्म एंड वज्रयान बुद्धिज़्म से लिंक करती है। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि विक्रमशिला कौन से लिंक करती है? तंत्रयान और वज्रयान से। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो उस टाइम पे जो अचीवमेंट इनकी उस टाइम पे रहते हैं कि 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ाया और 100 टीचर्स यहाँ पर थे। और प्रोमिनेंट या रिनॉन्ड स्कॉलर्स की अगर हम बात करें तो अतीसा दीपनकरा, ठीक है, ये आपको याद रखना है कि प्रोमिनेंट जो है वो पर्सनालिटी है जो कि जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है बुद्धिज़्म के एस्टेब्लिशमेंट तिब्बत में। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा।
देन उसके बाद डिक्लाइन अगर हम बात करें तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का जो एंड है वो जनरली डिस्ट्रॉय किया है, उसकी वजह से हुआ है। तो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने जो है वो इसको जो है वो अराउंड 1203 में जो है वो डिस्ट्रॉय किया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा दैट इज़ नागार्जुना सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टाइगर रिजर्व जो है वो नल्लामाला हिल्स में है। कहाँ पर? ईस्टर्न घाट में, जो कि नल्लामाला हिल्स किसका पार्ट है? ईस्टर्न घाट का। ये आपको याद रखना है, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन बन जाता है। स्पेशली हम बात करें कैडमॉम हिल्स को लेकर एक बार क्वेश्चन बन भी रखा है कि वो वेस्टर्न घाट का पार्ट है या ईस्टर्न घाट का पार्ट है। याद रखना वो क्या है? वेस्टर्न घाट का पार्ट है। उसके बाद ये जो है वो टाइगर रिजर्व है, वर्ल्ड इंडिया का जो है वो लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। ठीक है, जो कि स्प्रेड है अराउंड 5937 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 5937 स्क्वायर किलोमीटर के जो एरिया में स्प्रेड है। और ये जो है वो होस्ट कर रहा है लार्जेस्ट टाइगर पॉपुलेशन इन द ईस्टर्न घाट लैंडस्केप। ये भी इंपॉर्टेंट है। दो डैम आते हैं यहाँ पर, नागार्जुना सागर डैम और श्रीशैलम डैम। ये दो इंपॉर्टेंट डैम है जो कि कंस्ट्रक्ट किए गए इस एरिया में। प्लस यहाँ पर 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आपको देखने को मिलेगी, राजीव गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गुंदला ब्रह्मेश्वरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है जो कि पार्ट है इस टाइगर रिजर्व का। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो रिवर कृष्णा जो है वो एक तरह से जो है वो यहाँ पर जो है बाउंड्री बनाती है इस टाइगर रिजर्व के अराउंड में। और टोपोग्राफी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको प्लेट्यू रीजन देखने को मिलेगा, रिजेस देखने को मिलेगी, गॉर्जेस देखने को मिलेगा और डीप वैली। उसका वेजिटेशन की हम बात करें यहाँ पर तो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस। ट्रॉपिकल मतलब ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक के साउथ ईस्ट साउथ में है। ठीक है, ड्राई मतलब यहाँ पर बारिश कम होती है, डेसिडियस मतलब जब ड्राई बारिश कम हो रही है तो पत्ते क्या करते, पेड़ क्या करते हैं, अपने पत्तों को गिरा देते हैं। ठीक है, टू प्रोटेक्ट ऑफ सीजन। उसके बाद यहाँ पर आपको अंडर ग्रोथ ऑफ बैम्बूज और ग्रास भी देखने को मिलेगी। ठीक है, अंडर ग्रोथ ऑफ बैम्बूज यहाँ पर देखने को मिलेगी और ग्रासेस। फ्लोरा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको एंडेमिक जो है वो स्पीशीज़ देखने को मिलेगी। लाइक अगर हम बात करें एरोनीना, ठीक है, या फिर अगर हम बात करें यहाँ पर आपको जो है वो लोकल अगर हम बात करें तो प्री मना भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, और फौना की अगर हम बात करें यहाँ पर तो टाइगर, लेपर्ड, वॉल्फ, वाइल्ड डॉग, जैकल, ठीक है, सांबर, चीतल, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और इम्पॉर्टेंट है कृष्णा रिवर के जो मगर्स है वो भी यहाँ पर बहुत फेमस है, और ऑटर्स और टर्टल्स ये भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। देन उसके बाद कुछ पर्मा फॉरेस्ट के बारे में बात करते हैं, फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पर्मा फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो ऐसा रीजन जो परमानेंटली स्नो से जो है वो ढका हुआ है। ठीक है, परमानेंटली फ्रोजन। ये क्वेश्चन बनता है पेपर में और ऑलरेडी एक बार पूछा भी गया है कि पर्मा फॉरेस्ट रीजन होता क्या है। तो आपको जो है वो ये एटलीस्ट 2 साल के लिए अगर हम बात करें कोई भी रीजन जो परमानेंटली जो है फ्रोज है, ठीक है, वो कम्प्लीटली फ्रोजन है। और ये कहाँ पर मिलता है आपको? जनरली पोल्स पर मिलता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में। और यहाँ पर ये कहा जाता है कि ये धरती पर भी हो सकता है और बिलो ओशन भी हो सकता है। तो आर्टिक ओशन है क्योंकि वो धरती वहाँ पे जो है वो ओशन के ऊपर बर्फ जम गई है। और अंटार्कटिक पर अगर हम बात करें तो वहाँ पर अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट है, वहाँ पर ज़मीन होती है। तो वो दोनों इसके जो है वो एग्जाम्पल रहते हैं। देन उसके बाद क्वेश्चन के हम डिस्कस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है विच सिटी ज्वाइन द नेशनल ई विधान प्लेटफॉर्म एज 28th लेजिस्लेचर। तो इसमें जो आंसर है दैट इज न्यू दिल्ली। नेक्स्ट उसके बाद है विच इंडियन स्टेट इज विनोद कुमार शुक्ला द रिसिप्टेंट ऑफ द 59th जनपथ अवार्ड द फर्स्ट राइट टू रिसीव दिस ऑनर? छत्तीसगढ़। और याद रखना है कि विनोद कुमार शुक्ला कहाँ से? छत्तीसगढ़। और 59 जनपथ अवार्ड जो इनको मिला है। उसके बाद नेक्स्ट है वर्ल्ड टीबी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 24 मार्च को। विच कंट्री इज होस्टिंग द 3rd सेंट्रल एशियन यूथ डेलीगेशन? तो भारत जो है वो इसको होस्ट करेगा। और नेक्स्ट उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है कि बाय व्हाट ईयर डज ISRO एम टू लैंड एन इंडियन ऑन द मून? तो हमारा जो टारगेट है वो 2040 तक का है। और लास्ट जो क्वेश्चन है दैट इज कि वो हैज़ बिन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अशोक सिंह ठाकुर। आई होप जो कंटेंट हमने डिस्कस किया ये आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेगा। थैंक यू, प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। जल्दी मिलता है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ।